आपको क्या लगता है ये पत्थर यहाँ क्या कर रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं इसकी कहानी, और ये है क्या वैसे? चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं। आई6 स्टूडियो में मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ, और स्वागत करता हूँ एक बेहद ही ख़ास मेहमान का, जो ऑल द वे गुजरात से हमारे साथ आज आई हैं, हमारे साथ आज बैठी हैं बात करने के लिए, और एक बेहद ही अनोखे, बहुत ही विशेष एक विषय के ऊपर, जो कि हम सबका बहुत ही फेवरेट विषय रह चुका है। हम सबकी बचपन की यादें सिनेमा स्क्रीन पे एक बड़े से डायनासोर को देखकर उछल जाने की हैं, और उसको देखने के बाद जो हमको रोमांच मिलता है उसकी हैं। बचपन से लेकर अभी तक जुरासिक पार्क और सारे डायनासोर्स की कहानियाँ हम मन में सोचते आते हैं, और ये सोचते आते हैं कि काश हम उस वक्त अमेरिका में पैदा हुए होते तो शायद हमें डायनासोर मिल भी जाते। जी हाँ, ये एक डायनासोर का अंडा है। हाँ, मतलब अभी ये पत्थर की तरह दिख रहा है, पर है ये वही। इसके बारे में हम और जानेंगे, और जिनसे जानेंगे पहले उनके बारे में थोड़ा जान लें। मेरे साथ हैं एक ऐसी महिला जो कि आम इंसान नहीं है। वो एक प्रिंसेस हैं अपने रियासत की, और उसके साथ साथ पिछले 30 सालों से डायनासोर्स, या कहें उस विषय जिस पे पुरातन जीव जंतुओं की पढ़ाई की जाती है, उनके बारे में जाना जाता है, पैलियोंटोलॉजी, तो उसकी एक्सपर्ट है। पिछले 30 सालों से पूरे देश विदेश में घूमकर डायनासोर्स और पुरातन जीवों के बारे में लोगों को बता रही हैं, विद्यार्थियों को बता रही हैं, और जो उनके यहाँ पहुँच जा रहे हैं, उनकी रियासत में उनके घर पहुँचते हैं, उनको वो खुद अपने साथ टूर पे ले जाती हैं और दिखाती हैं कि कैसे ज़मीन से उन्होंने ये नायाब हीरे निकाले। उन्हें इंडिया का डॉक्टर डायनासोर और प्रिंसेस डायनासोर भी बुलाया जाता है। जी हाँ, हमारे साथ आज आई6 के स्टूडियो में मौजूद हैं प्रिंसेस आलिया सुल्ताना बाबी जी। मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आज हम मैम से बातें करेंगे और जानेंगे कि ये कहानी उनकी कहाँ से शुरू होती है, और आज इतने 30 सालों के बाद उनके हिसाब से क्या चल रहा है इस देश में डायनासोर्स के बारे में। क्या हमारे देश का कोई कनेक्शन है डायनासोर्स के साथ, और अगर है तो कितना गाढ़ा है, कितना प्रोमिनेंट है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कुछ उन कहानियों को जो इन अंडों के साथ जुड़ी हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई? आप तो एक नॉर्मल प्रिंसेस थी, तो आप चाहती तो बिल्कुल प्रिंसेस वाली लाइफस्टाइल जी सकती थी, डिज्नी की प्रिंसेस की तरह। व्हाई डिड यू चोज दिस प्रोफेशन? जैसे आपने बताया, मैं बालासिनोर से हूँ। गुजरात में एक छोटा सा राजवी परिवार था, और 1980s में जब डायनासोर के अंडों की डिस्कवरी हुई हमारे एरिया से, वो एक चांस डिस्कवरी थी। अब उसके बाद सबसे पहला तो अंडे मिले, उसके बाद हड्डियाँ भी मिली। अब उस वक्त तो किसी को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। फिर उसके बाद जो मूवीज़ आए, जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड, तो उसमें लोगों की जो इंटरेस्ट है, आई से पीक दैट इंटरेस्ट। तो अब हमारे तो एरिया में ही था, इट वाज लाइक जस्ट इन अ बैकयार्ड। तो हमको लगा कि क्यों नहीं इसको वी एक्सप्लोर इट टू इट्स पोटेंशियल। और जो बच्चे थे उनको इंटरेस्ट था, ज़्यादातर बच्चों को ही इंटरेस्ट था। तो उस वक्त म्यूज़ियम नहीं था, सिर्फ एक्सकवेशन साइट थी। तो जो छोटा सा एक इलाका है, छोटा सा एक गांव है, रैयोली, जैसे मैं बोलती हूँ, कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। इट वाज नॉट इवन ऑन द वर्ल्ड मैप, लेकिन उसकी खासियतें बहुत थी। सबसे पहला, वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट हैचरी माना जाता है। हैचरी यानी जहाँ पे डायनासोर्स अपने अंडे देते हैं, नेस्टिंग साइट्स। सो वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट, तकरीबन 10,000 से ज़्यादा अंडे वहाँ से पाए गए हैं, दोनों हर्बीवोर के और कार्निवोर के, यानी द वेजिटेरियंस एंड द नॉन वेजिटेरियंस, और वी कॉल देम सॉरोपॉड्स एंड थेरोपॉड्स। एंड उस इलाके से ही हम लोगों ने वर्ल्ड को 3 डायनासोर्स दिए हैं, जो एक्सक्लूसिवली इंडिया के ही थे। इन टाइप के डायनासोर्स वर्ल्ड में कहीं नहीं मिले। तो वो क्या, जैसे हम हॉलीवुड में जो डायनासोर देखते हैं, टीरेक्स, वेलोसिरैप्टर, वही वाले डायनासोर यहाँ मिले हैं? सो जो टीरेक्स का हम इंडियन कज़न बोलते हैं, उसका नाम इंडियन है, राजोसॉरस नर्मदेंसिस। डायनासोर्स के नाम इंडियन हैं। तो जो राजोसॉरस की डिस्कवरी हुई वो भी मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला तो मैं अंडों की डिस्कवरी के बारे में बताना चाहती हूँ, बिकॉज वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है। 1981 में 2 मैपर्स आए थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। वो वहाँ पे नॉट डिजिटल मैपिंग बट मैपिंग के लिए आए थे, जो कॉन्सिक्वेंट ईयर्स में ये लोग करते हैं, और मिनरल्स ढूंढने आए थे। डायनासोर का किसी को नॉलेज नहीं था, किसी को इल्म नहीं था।
और हमारा जो इलाका है इट्स वेरी रिच इन लाइमस्टोन, इट्स वेरी रिच इन माइका, क्वार्ट्स एंड ऑल। तो वो लोग सीमेंट क्वारी में गए। अच्छा, जो लेबरर्स थे, जो विलेजर्स थे, जो डायनासोर के अंडों का किसी को नॉलेज नहीं था, डायनासोर के बारे में किसी को नॉलेज नहीं था कि ये किस कि कौन सा प्राणी है या कौन सा एनिमल है, तो ये लोग तो ऐसे गोल गोल पत्थर इनको मिलते थे। तो बेसिकली वो एक सीमेंट की खान थी और वहाँ मजदूर काम कर लाइमस्टोन के ऐसे गोल गोल आकार के पत्थर इनको मिलते थे, चूना पत्थर के। तो उनको लगा कि ये तोपों के गोले हैं, तो मेरे फादर को ला के देते थे। अब मेरे नवाब फादर साहब वहाँ के नवाब साहब थे, तो बोलते थे नवाब साहब ये आपके तोपों के गोले हैं। अब अब्बा बोले कि भाई ये हम तो डेमोक्रेसी, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो हमारे पास तो तोपें ही नहीं बची, तो अब इन तोपों के गोलों का क्या काम, तो भाई तुम ये यहाँ से ले जाओ, मुझे ये कंपाउंड में कूड़ा कबाड़ नहीं चाहिए। अब ये लोग सब क्वारी मैनेजर के पास ये पत्थर जाके देते थे उसको। वैसे तो क्या था कि क्वारी के आजू बाजू के इलाके से भी काफ़ी मिलते थे, तो बट नेचुरली वो क्वारी मैनेजर को देते थे। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब अंडे एक ही शेप के, एक ही साइज़ के नहीं होते थे, और आपके पूरे आकार के भी नहीं मिलते थे, कुछ टूटे फूटे भी मिलते थे। लेकिन क्वारी मैनेजर को बड़े इंटरेस्टिंग लगे, तो उसने अपने गार्डन के पाथवे में ऐसे डेकोरेटिव पीसेस की तरह उसने लगा दिया अंडों को, जस्ट डेकोरेशन, यू नो, लाइक हाउ वी डेकोरेट आवर गार्डन्स। और उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि ये चीज़ क्या थी, उनको तो डेकोरेटिव पीसेस ही लगे। अच्छा, उनका जो लेबॉरेटरी था या उनका जो ऑफिस था उसकी खिड़की पे भी उन्होंने रख दिया, अपनी लेबॉरेटरी में भी रख दिया। कोई ऑफिसर जो था, शायद अकाउंटेंट था कि कौन था, उसने अपने टेबल पे रख दिया एज अ पेपर वेट। फिर उसको वेइंग स्केल की तरह भी यूज़ किया जा रहा था, यू नो द वेट्स, तो मल्टी यूजेस, नो वन न्यू अबाउट इट। सो जीएसआई के ये जब 2 बंदे आए तो दे वेंट टू द सीमेंट क्वारी। अब उस वक्त उन्होंने बोला, सुबह में गए थे, दिस इज़ व्हाट दे सेड, दैट दे वेंट इन द मॉर्निंग, बट दे सेड हमारे यहाँ कुछ ब्लास्टिंग होने वाली है, तो इट्स नॉट सेफ फॉर यू, आप दोपहर को या शाम को आना। तो जब शाम को गए तो उन्होंने देखा कि चट्टान, नॉट द बिग माउंटेन बट लाइक अ पीस ऑफ इट वाज लाइंग देयर, एंड उसमें इनको ये गोल गोल आकार के कुछ शेप्स दिख रहे थे। तो उन्होंने देखा तो कि एक उठा के उन्होंने बोला हम ये एक ले जाएं, तो कि ज़रूर। वो लेके अहमदाबाद गए फिज़िकल रिसर्च लेबॉरेटरी में। वहाँ पे हमारे एक बहुत प्रोमिनेंट पेलियंथोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर अशोक सानी, ही इज़ द डायनो मैन ऑफ इंडिया, जो मेरे गुरु भी है। उन्होंने जब ये गोल पत्थर देखा तो वो बोले, अरे ये तो डायनासोर का अंडा है। सो दिस इज़ हाउ द डिस्कवरी ऑफ डायनासोर एग्स हैपेंड इन बालासनोर। हैरानी की बात यह है कि लोगों को नॉलेज नहीं था, including the GSI. I mean, I'm sure they had a wee bit of knowledge, but not that much because they were also in the beginning of their career. तो डायनासोर्स के अंडों को डेकोरेटिव पीसेस की तरह यूज़ किया जा रहा था, या तो कैनन बॉल समझते थे। और बहुत से इलाकों में, जैसे आपका मध्य प्रदेश ही देख लीजिए, वहाँ पे इनको पूजा जाता है, दे वर्शिप इट। मतलब शायद ऐसा भी है कि कुछ लोग इन अंडों को कुल देवता की तरह पूछते हैं। एक्चुअली जंगल में ऐसा। जैसे इनको काकड़ भैरव बोलते हैं, तो कुछ जैसे धार मांडू का इलाका, या हमारा गुजरात का जो ट्राइबल बेल्ट है बॉर्डरिंग गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो काकड़ यानी फार्म लैंड एंड भैरव इज़ अ फॉर्म ऑफ शिव जी। सो काकड़ भैरव के नाम से इनको पूजा जाता है। तो काफ़ी सारे अंडे ऐसे भी मिले हैं, ज़्यादातर मध्य प्रदेश से, जहाँ पे इनके ऊपर कंकु लगा हुआ है, और छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं जहाँ पे दिया अगरबत्ती भोग वगैरह लगाते हैं। क्योंकि ये जो विलेजेस थे, अब कुछ साल पहले की बात अब करो, 50 साल 60-70 साल पहले की, तो लोगों को नॉलेज नहीं था ना डायनासोर के बारे में कि ये क्या चीज़ है, कौन सा एनिमल है, कौन सा प्राणी है। तो ये काकड़ भैरव या शिव जी व्हाटएवर, तो उनको लगता था कि ये एनिमल है, बहुत विशाल है, बहुत बहुत बड़ा है, तो हमको खा जाएगा, हमारी ज़मीनें बर्बाद कर देगा, तो भैया इसको शांत रखना है। कैसे शांत रखना है? तो आप इसकी पूजा करें, यू हैव टू अपीज इट। सो दिस वाज द मेंटालिटी। एंड अभी 2 साल पहले ही एक रिपोर्ट आई थी, एक न्यूज़ आर्टिकल था, जिसमें एक विलेजर की हट से ही एक गोल पत्थर मिला है, ये अंडा। उसको पता नहीं था कि अंडा है, वो समझता था वो पत्थर है, और उसको वो पूज रहा था। एक्चुअली इट्स एन ओल्ड स्टोरी विच अगेन वेंट वायरल। तो इस तरह से ये डायनासोर के अंडों के मल्टी यूजेस थे एक्चुअली। बिल्कुल। और ये बात अपने आप में बड़ी अजीब है कि हमारे यहाँ थे, मिलते भी थे, और हम इनको पूज रहे थे बैठ के बेसिकली। कोई ऐसा कोई खास किसी अंडे को लेकर कोई बहुत ही मज़ेदार कोई किस्सा रहा हो? ज़रूर। आपकी खोज के दौरान, मेरी खोज के दौरान, जी।
तो मैं 30 साल हो गए हैं ये फील्ड में मुझे, तो मैं जो पेलियोंटोलॉजिस्ट जियोलॉजिस्ट आते हैं मैं उनके साथ काफ़ी इंटरेक्ट करती हूँ, कभी कभी फील्ड ट्रिप्स पे भी जाती हूँ। तो ऐसी एक फील्ड ट्रिप के दौरान हम लोग एक विलेज में घूम रहे थे, तो एक औरत के पास हम लोग उसकी हट में बैठ के चाय पीने गए। हम लोग ऐसे ही बोले कि चाय पीनी है भाई, तलब लगी है। तो उसके जो आप गांव में चले जाए तो यू डोंट फाइंड मिक्सर एंड ग्राइंडर्स, आज की तारीख में लोग सिलबट्टे पे मसाला पीसते हैं। तो मेरी नज़र पड़ी एक कुछ ऐसे गोल पत्थर पे, ओवल शेप पत्थर पे। अब उसी वक्त ये जियोलॉजिस्ट मुझे ये डायनासोर्स के अंडों की खासियत समझा रहे थे कि कैसे लोग पूछते हैं, कैसे कैनन बॉल समझते थे। तो दैट टॉपिक इट्स, सी दिस इज डेजा वू मोमेंट, दैट टॉपिक इटसेल्फ वाज ऑन डायनासोर एग्स एंड इट्स मल्टी यूजेस, कि कैसे कैनन बॉल समझते थे, कैसे पूछते थे। तो हम लोग बैठे थे और मेरी नज़र पड़ी उस पत्थर पे एंड आई सेड सर वो भी तो अंडा लग रहा है। तो क्या लिया, हर जगह अंडे नहीं दिखते और हर पत्थर अंडा नहीं होता। अब मैं एक बहुत ही क्यूरियस पर्सन हूँ, तो मैं ना नहीं सुनती वो, आई डोंट नो इट्स अ बैड पॉइंट और अ गुड पॉइंट। मैं उठ के वो पत्थर मैंने उठाया, उस पर सब मिर्ची विर्ची लगी हुई थी, तो मैंने वहीं पे उसको पानी में धोया और मैंने सर को दिखाया कि देखिए इस पे तो आपको पोर्स दिख रहे हैं, जो उनका टेक्सचर होता है जी। स्पेशल। सो दैट इज़ एन आइडेंटिफाइंग फीचर। आपको तो पत्थर ही लगेगा लेकिन उसके ऊपर एक टेक्सचर होता है, एक लेयर होता है जिसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दाने। तो दैट इज़ द आइडेंटिफाइंग फीचर कि ये एक शेल है, अंडे का शेल है, और ये जो पोर्स है, ये पोर्स ऑक्सीजन सप्लाई करते थे टू द फीटस इनसाइड, टू द हैचलिंग इनसाइड। तो ये मैंने देखा और मैंने दिखाया, तो उन्होंने बोला हाँ ये तो वाकई में अंडा है। तो आप सोचिए ये एक तीसरी यूज़ थी डायनासोर के अंडों की, तो क्या वो कि अंडा वो हमारे अपना पास है? मसाला पीसती थी एक औरत, और ये मेरा मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन वही है। हमारे पास है, ये of मेरा course। मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन है, द मसाला अंडा। तो ये गोल नहीं है, ये ओवल है, टीयर ड्रॉप या पेयर शेप्ड के होते हैं। तो जो कार्निवोर डायनासोर्स थे इनके अंडे ये शेप के होते थे। इस पे भी शेल आपको देखने को मिलेगा, इस पे भी आप इफ़ यू लुक क्लोजली इस पे दाने दाने जैसा टेक्सचर मिलेगा। तो ये पत्थर नहीं है, हाँ ये पत्थर हो चुके हैं, बट ये रियलिटी में एक डायनासोर का अंडा है। मैं चाहूँगा इस पे एक बार जूम ज़रूर हो और आप देख पाएँ कि वो टेक्सचर आपको अभी भी इस अंडे में मिलेंगे, इवन इस पे भी मिलेंगे। हो सकता है किसी किसी अंडे में मोटा हो, किसी में पतला हो, पर वो टेक्सचर इज़ स्टिल देयर। इसको जब हम काटेंगे तो अंदर आपको Fetus फीटस दिखेगा। भी मिलेगा, यानी बेबी डायनासोर I mean, मरा उसका हुआ skeleton मिलेगा। स्केलेटन, छोटी छोटी हड्डियाँ ज़रूर। ऐसा किया हुआ है इन द वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो। सो दिस इज़ द रिनाउंड मसाला एग, यस। और इससे मिर्ची पीसी जा रही थी। तो आपकी प्राइस पोजेशन, वी कैन कीप दिस ओपन आई गेस, यस। सो इतनी फैसिनेटिंग कहानी है इन अंडों की डिस्कवरी के पीछे, और पता नहीं, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। मतलब दोनों चीज़ें हैं, या तो आप एक्सीडेंटली डिस्कवर कर ले रहे हैं बिना जाने कि वो क्या है, और दूसरा जब एक मिल जा रहा है तो आप 10,000 नंबर तक सेम जगह से निकाल ले रहे हैं। एंड एज मैम हैज़ मेंशन, बालासिनोर इज़ द थर्ड लार्जेस्ट हैचरी इन द वर्ल्ड। और अमूमन अंडे ये ऐसे रखते थे कि एक नेस्टिंग होती थी। उसके पहले क्या मानते थे कि डायनासोर के बच्चे कैसे होते हैं? उसके पहले कुछ आइडिया था हमें? अंडों की जो डिस्कवरी हुई वो सबसे पहला मंगोलिया से हुई थी 1923 में तकरीबन। तो उसके पहला आई थिंक पेलियोंटोलॉजिस्ट या जो रिसर्चर्स थे उनको तो यही लगता था कि दे वर लाइक एनी अदर मैमल्स, बिकॉज वही है कि रिसर्च इतना नहीं हुआ था। लेकिन ये जो अंडों का नेस्ट मिला मंगोलिया में 1923 में, उससे पता चला कि डायनासोर्स वर एक्चुअली रेप्टाइल्स एंड दे यूज्ड टू ले एग्स। एंड इनफैक्ट हमारा जो रयोली है वो थर्ड लार्जेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया। फर्स्ट है एक्सी प्रोवांस इन फ्रांस, सेकेंड है मंगोलिया, एंड थर्ड इज रयोली। सी वी आर इन द टॉप 3. So Rayoli as in India has a big seems to have a big connection with dinosaurs, क्योंकि हमने अभी तक यही देखा है। और इनफैक्ट मैम आप खुद भी बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है जब भी आप बच्चों से या लोगों से पूछते हैं कि डायनासोर्स के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आई एम श्योर कि इंडियंस के तो बारे में शायद वो ना जानते हो। फिर वो इंडिया का कनेक्शन कैसे निकल के आता है? तो आप मुझे पहले तो ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है जब भी आप डायनासोर्स के बारे में लोगों से बात करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, और फिर आप प्लीज़ इस चीज़ पे लाइट ज़रूर डालें। व्हाट हैज़ बीन इंडियाज़ स्टोरी ऑफ विद द डायनासोर्स?
क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और हमारे अंदर मतलब हमारे देश का डायनासोर से क्या कनेक्शन है, कितना डीपर है? सो जैसे आपने बताया, मैं व्हेन आई कंडक्ट टूर्स एट द म्यूज़ियम या मैं लेक्चर्स देती हूँ स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और म्यूज़ियम्स में, मैं ये ज़रूर पूछती हूँ ऑडियंस में कि आपका फेवरेट डायनासोर क्या है। 99.9% मुझे आंसर मिलता है टी-रेक्स, क्योंकि वही है, टी-रेक्स पॉपुलर है। जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड ने उसको काफ़ी पॉपुलर कर दिया है। हम चाहते हैं कि स्टीवन स्पिलबर्ग आके हमारे इंडियन डायनासोर्स पे भी मूवी बनाए तो वो भी ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। बट कमिंग बैक टू दैट, जैसे इंडिया हैज़ अ वेरी डीप कनेक्शन, प्री हिस्टोरिक भी है और करंट भी है। सो अगर प्री हिस्टोरिक की बात करें तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑल्सो, ओगो मतलब पार्टली रिस्पॉन्सिबल। हमने अभी तक यही सुना है कि एक्सटिंक्शन वाज कॉज्ड बाय द मीटियोराइट, एस्टेरॉइड जो आया था, जो अमेरिका के पास कहीं मेक्सिको में गिरा था, जो एक चिकोस्लोप क्रेटर बनता है, जिसकी वजह से ये सब हुआ था। शायद हमने कभी नहीं देखा होगा या सुना होगा कि इंडिया का भी कोई हाथ था उसमें। उस पर ज़रूर मैम हमें कुछ बताइए कि वो कैसे हुआ। बट आई विल स्पीक अबाउट Of course, फर्स्ट पहले व्हाट जो हमने इंडिया। पूछा वो बता दें आप। तो वर्ल्ड का जो फर्स्ट डायनासोर fossil to be scientifically described, or the world's first dinosaur to be scientifically described, was Megalosaurus, जो इंग्लैंड से मिला था in the year 1824. 1824, लास्ट ईयर 200 साल हो गए। 200 साल पहले। एशिया का सबसे पहला फॉसिल यहाँ से मिला इन द ईयर 1828। वर्ल्ड का सबसे पहला फॉसिल मिला 1824 में। 4 साल के बाद 1828 में एशिया का फर्स्ट फॉसिल मिला जबलपुर, और वो एक हर्बीवोर डायनासोर था जिसका नाम रखा गया टाइटानोसॉरस इंडिकस। एक जेंटलमैन था इन द ब्रिटिश, आई मीन ही वाज इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, हिज नेम वाज सर विलियम स्लीमैन। उन्होंने ये ढूंढा और आज उनके नाम से एक छोटा से गांव का भी नाम रखा गया, स्लीमाबाद, एंड आई डोंट नो इफ इट एग्जिस्ट टुडे और नॉट, बट इट इज़ देयर। एंड ये वर्ल्ड का, आई मीन सॉरी, एशिया का सबसे पहला फॉसिल है जो आपके मध्य प्रदेश से मिला है। मध्य प्रदेश का भी कोई कनेक्शन है डायनासोर्स के साथ? बहुत है। सबसे पहला वही है, एशियाज़ फर्स्ट फॉसिल। उसके अलावा आप मध्य प्रदेश का देखिए तो नर्मदा वैली, इट्स वेरी ओल्ड। एंड जो हमारे भी डायनासोर्स थे, सो जो हमारा एक डायनासोर है, वी कांट कॉल इट प्रॉपर गुजराती, it has its it was fossils were also discovered in Madhya Pradesh. So यूँ देखने जाए तो मध्य प्रदेश, गुजरात आर द हॉट बेड फॉर फॉसिल्स। मध्य प्रदेश से आपको काफ़ी सारे मरीन फॉसिल्स भी मिले हैं। इट्स नॉट ओनली डायनासोर्स बट ऑल्सो मरीन फॉसिल्स। जैसे हम इंडोसोचस है, इंडोसोरस है, वो सब मध्य प्रदेश से मिले हैं। बड़ा शिमला, छोटा शिमला, जो हिल एरियाज़ है जबलपुर के आसपास, वहाँ से पाए गए हैं। और एक मेरे पर्सनल फेवरेट्स है कुछ डायनासोर्स जिनके बारे में आप कहे तो मैं बताऊं। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं आपको ये भी बोलूँगा मैम, आपने 2-3 डायनासोर्स के नाम बताए और उसमें एक शब्द आ रहा है इंडस, इंडो, विच मीन्स इंडिया से कनेक्टेड है। इंडिया। नामों के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है सुन के कि शायद नाम थोड़े मस्त अच्छे होंगे, कुछ अजीब अजीब टाइप के। क्या है ऐसे नाम, कुछ ऐसे इंडिया रिलेटेड नाम? जैसे आपने शुरू में बताया कि कुछ डायनासोर्स हैं जिनका इंडियन कनेक्ट है नामों को लेकर, तो अगर आप कुछ एक डायनासोर्स की कहानी या नाम बता दें वैसे तो मज़ा आ जाए फिर। देखिए, हर एक डायनासोर या प्री हिस्टोरिक एनिमल का जो नेमिंग होता है उसका एक महत्व रहता है, कहाँ से मिला, किसको मिला, या उसका कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो। तो एक मेरे जो पर्सनल फेवरेट्स है, वो वैसे तो सभी है लेकिन कुछ गिने चुने के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला मेरा फेवरेट है जेनोसॉरस। जेनोसॉरस, इट डेफिनेटली वाज अ हर्बीवोर डायनासोर नेम्ड आफ्टर वेरी प्रोमिनेंट पेलियंटोलॉजिस्ट जिनका नाम था सोहनलाल जैन। मेरे जैन जी के नाम पे जेनोसॉरस। वंडरफुल। उसके अलावा एक है कोटासॉरस यमनपेलेंसिस। ये बड़े अटपटे से नाम है, दे आर बिग टंग ट्विस्टर्स। अब कोटा राजस्थान नहीं, ये यमनपल्ली करके एक छोटा सा गांव है प्रेजेंट डे तेलंगाना में। वहाँ के आउटस्कर्ट्स से, विलेज के आउटस्कर्ट्स में कोटा फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स में इनके अवशेष मिले, तो इसका नाम रखा गया कोटासॉरस यमनपेलेंसिस, यानी यमनपल्ली गांव के नाम से ये उसको डेडिकेट किया गया। और दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से। सब सोचेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे डायनासोर का नाम है? यस। रविंद्रसॉरस तो नहीं है? नहीं। सो ऑन द बॉर्डर्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र जब एक्सकवेशन चल रहा था तो एक लेबरर को एक बहुत बड़ा सा विशाल सा हड्डी मिला, मे बी इट वाज अ फीमर बोन और समथिंग,
एंड वो जोर जोर से चिल्लाया, बड़ा पाँव, बड़ा पाँव, बड़ा पाँव, नॉट द वड़ा पाव मुंबई or the vada pav that we eat, but in Bengali, bara it means bada, B-A-R-A, not B-A-D-A, bara, and pa means pair. Okay. So bada pair, big foot, big leg, Barapa. barappa, and because it was found in the centenary year, 100 years of Rabindranath Tagore, Okay. they decided to dedicate this dinosaur to him. So it is called Barapasaurus tagore. आई नो नाम बड़े टंग ट्विस्टर्स है, अटपटे से है, लेकिन ये बड़े इंटरेस्टिंग है बिकॉज वो ये इनका एक सिग्निफिकेंस रहता है. सो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्पेशली अबाउट द कोटासोरस एंड द बरापासोरस इज़ आप कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाइए, आप म्यूजियम्स में जाइए, तो आपको जो लाइफ साइज स्केलेटन्स देखने को मिलते हैं डायनासोर्स के, उस स्केलेटन्स में आपको कुछ हड्डियाँ रियल भी मिलती है. इंडिया में सिर्फ 2 ही डायनासोर्स है माउंटेड स्केलेटन्स जिनमें रियल हड्डियाँ हैं. एक है बरापासोरस टगोरे जो ISI कैलकटा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकटा में है. वो आई थिंक वो एक हमारा इंडिया का वेरी ओल्ड माउंटेड स्केलेटन है, 1977 में उसको माउंट किया गया था. और दूसरा कोटासोरस यमनापेलेंसिस है जिसमें 800 जितनी हड्डियाँ रियल है, जो बिरला साइंस म्यूज़ियम हैदराबाद में है. तो यही 2 माउंटेड स्केलेटन्स है. इनकी खासियत यही है कि दे हैव रियल बोन्स इन इट. आई विश हमारे पास और भी ऐसे माउंटेड स्केलेटन्स आए जिसमें रियल हड्डियाँ हो. उसके अलावा जुबलपुरिया भी है, एक डायनासोर, जबलपुर के नाम से जुबलपुरिया, एक्चुअली दैट्स हाउ द ब्रिटिशर्स प्रोनाउंस्ड इट. हमारे गुजरात के डायनासोर्स के बारे में अगर सोचे तो हमारा मोस्ट पॉपुलर डायनासोर है राजोसॉरस नर्मदेंसिस. राजोसॉरस का नाम रखा गया क्योंकि उसके माथे पे, उसके सर पे एक हॉर्न था जो एक मुकुट की तरह लगता था, एक क्राउन की तरह लगता था, तो उसका नाम रखा गया राजा. एंड नर्मदेंसिस क्योंकि उसके ज़्यादातर हड्डियाँ नर्मदा के किनारे पाई गई थी, आपके मध्य प्रदेश से भी और हमारे गुजरात से भी. तो हम लोग उसको पूरा गुजराती नहीं बोलते. और दूसरा हमारा एक पॉपुलर डायनासोर है जो हमारे रैयोली गांव से उसका नाम रखा गया है, विच इज़ कॉल्ड रैयोलीसॉरस गुजरातेंसिस. तो रैयोली का भी नाम आ गया, गुजरात का भी नाम आ गया. तो 2 कार्निवोर डायनासोर्स थे हमारे गुजरात के और एक हर्बीवोर था जो विच आर एक्नॉलेज वर्ल्ड वाइड. और ये जितने भी डायनासोर्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया, दे ऑल आर एक्नॉलेज वर्ल्ड वाइड. बस हमें ही नहीं पता. हमें ही नहीं पता. हमें पता है टी-रेक्स और वेलोसिरैप्टर्स के बारे में बस. तो यही मेरा प्रयास रहता है थ्रू दीज टूर्स, लेक्चर्स एंड व्हेन आई ट्रैवल विद इन इंडिया आल्सो, कि आई वांट एवरीवन टू नो कि व्हाट ऑल इंडिया हैज़ टू ऑफर. एग्जैक्टली, थ्रू दिस पॉडकास्ट इवन हम यही चाहते हैं कि लोग जानें. आप जितना जानेंगे आपको अच्छा लगेगा और शायद आप इसके बाद और इसके बारे में समझना शुरू करें और समझें कि क्यों ये ज़रूरी है. साथ ही ये जानना भी ज़रूरी है कि इनका एक्सटिंक्शन हुआ तो उसमें भी हमारा क्या योगदान था, मतलब हमारे देश में ऐसा क्या हुआ. हो सकता है कि जो मीटियोराइट वहाँ गिरा, एस्टेरॉइड अमेरिका के पास गिरा, मेक्सिको की खाड़ी में, उसने अपना योगदान तो दिया ही होगा. पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया, क्योंकि बिल्कुल विपरीत जगह पे है अमेरिका से, तो शायद यहाँ कुछ अलग तो हुआ ही होगा. मैम ज़रा उसके बारे में आप प्लीज़ बताएं हमें. देखिए, करोड़ों साल पहले 65 मिलियन ईयर्स एंड प्रायर, इंडिया आज की तारीख में एशिया में है. हमेशा एशिया में नहीं था. ऑफ कोर्स. सो जो 7 कॉन्टिनेंट्स है अपने वर्ल्ड के, वो एक साथ जुड़े हुए थे इनटू वन सुपर लैंड मास और सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैंजिया. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर एक कॉन्टिनेंट अपनी जगह से हिला है, हटा है, ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, वोल्केनिक एक्टिविटी. इंडिया इज़ नोन टू हैव ट्रैवल्ड द फर्दरेस्ट. ज़्यादा में ज़्यादा इंडिया हटा है अपनी जगह से. इंडिया मैडागास्कर, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ था. एंड हम लोग आइलैंड की तरह फ्लोट किए बहुत सालों तक, करोड़ों सालों तक. और एक्चुअली जब 7 कॉन्टिनेंट्स भी अलग हुए तो ऊपर का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो आज की तारीख में अपन बोलते हैं, उसका नाम रखा गया था लोरेशिया. और जो बॉटम पार्ट है, द सदर्न हेमिस्फीयर, उसको बोला गया गोंडवाना लैंड. उसका नाम रखा गया गोंडवाना लैंड. अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. यस, ये नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. गोंद इज़ अ ट्राइब इन सेंट्रल इंडिया. इनके नाम से रखा, मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रोमिनेंट ट्राइब है गोंड, तो इनके नाम से रखा गया गोंडवाना लैंड. सो हमारी पेलियंथोलॉजिकल लैंग्वेज में गोंडवाना लैंड होल्ड्स बिग इम्पोर्टेंस. सो India floated like an island with Madagascar and Sri Lanka. Madagascar detached and attached itself to Mozambique, where it is today. India, Sri Lanka went north. We crashed into the Eurasian plate
और उस क्रैशिंग से हिमालयाज़ फॉर्म हुए। तो आज भी आप हिमालयाज़ पे जाओगे, आपको मरीन फॉसिल्स मिलेंगे, फ़िश फॉसिल्स मिलेंगे। तो कभी कभी अपन सोचते हैं कि फ़िश क्या पहाड़ पे रहती थी, लेकिन दैट हाईएस्ट माउंटेन रेंज वाज एक्चुअली बिलो द सी। तो हिमालय पे मछलियों के जीवाश्म मिले हैं। यस, और अभी भी हिमालय की हाइट इंक्रीज़ हो रही है बिकॉज वी आर पुशिंग बिलो द टिबेटन प्लेट। तो ये एक दूसरी बात है। और एक और बात ये है कि इंडिया का जो बेड रॉक है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ये भी एक है। उसके अलावा अगर एक्सटिंक्शन की बात करें, एक्सटिंक्शन में ऑल्सो वी प्लेड अ रोल, नॉट अ वेरी बिग रोल बट येस अ मेजर रोल। जैसे सबको पता है एक्सटिंक्शन तो सब एस्ट्रॉयड मीटियोर को ही कल्प्रेट मानते हैं, वो भी है। तो हम इनको हाइपोथेसिस बोलते हैं, मीन्स दे आर नॉट 100% everyone believes, but yes, they are probably, but hypothesis means it has more weightage. तो इंडिया में वोल्केनोस थी, उस what was that India that time on the westernmost fringe which were already erupting. तो जो डिस्ट्रक्शन था वो ऑलरेडी हो रहा था, मीन्स एनिमल्स जो थे। और आपको यहाँ एक समझना है कि जब डायनासोर्स धरती पे थे करोड़ों साल पहले, तो सिर्फ डायनासोर्स नहीं थे, बहुत से दूसरे प्राणी भी थे, चाहे वो ज़मीन पे थे, पानी में थे या हवा में परिंदों की तरह उड़ते थे। तो एक्सटिंक्शन तो यानी जो इंडिया में थे वो तो मर ही रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि एन एस्ट्रॉइड फेल इन द शैलो वाटर्स ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो इंडिया में जो बर्बादी हो रही थी उसको ये एस्ट्रॉइड ने एग्रेवेट किया। कैसे? अब वोल्केनो है तो पायरोक्रेटिक क्लाउड्स तो फॉर्म होंगे इन द एटमॉस्फेयर, उससे भी जो हवा का जो वातावरण है वो बिगड़ेगा, नॉक्शियस गैसियस फ्यूम्स होंगे। तो एस्ट्रॉइड से भी हुआ। सबसे पहला क्या हुआ, एस्ट्रॉइड हिट विथ सच एन इम्पैक्ट कि जो धरती है वो पूरी हिली, मैग्नीट्यूड 9 to 11 के अर्थक्वेक्स हुए। तो हमारे इंडिया में जो वोल्केनोस थी उसके मैग्मा चेम्बर्स थे वो थोड़े ज़्यादा खुल गए, तो lava started coming out in a much more larger quantity. It spread to such an area, and these were not one eruptions, these were subsequent eruptions over many years, millions of years as they say. So it covered an area which becomes the Deccan Plateau, which becomes the Western Ghats, the Sahyadri mountain range, and the pyroclastic clouds of the volcanoes were the added bonus to it was the gas and the noxious fumes and everything From the volcanoes. from the meteor also. Yes, of it course. added Yes. to the already choked skies by the pyroclastic clouds. Okay. So there was no sunlight for 10,000 years. तो अभी तक की कहानी में आम भाषा में ऐसे समझा देता हूँ कि जब हम लोग ऐसी स्थिति में जी रहे थे जहाँ थोड़े बहुत वॉल्केनिक इरप्शंस चल रहे थे हमारे देश में, क्योंकि ज़मीन बहुत ही एक्टिव है, हम लोग बिल्कुल पुराने बेडरॉक पे हैं, एक्टिव वॉल्केनो एरिया है, छोटी छोटी दरारें होती थी ज़मीन से जहाँ से लावा बाहर आता रहता था। तो वो एक कठिनाई परेशानी चल रही थी। उसके बाद अच्छा, इन लावा से और वॉल्केनो से ना जो धुआं निकलता है, पायरोक्लैटिक क्लाउड जो है, वो धुआं बहुत ही घना होता है, धूल मिट्टी सब होती है उसमें, और वो बहुत ही घना होता है, वो सनलाइट तक को ब्लॉक कर सकता है अगर ज़्यादा हुआ तो। अब ये जो मीटियोराइट आता है, जो एस्टेरॉइड आता है और जो मैक्सिको में गिरता है, इसकी वजह से पहले तो 9 और उसके ऊपर के तीव्रता के भूकंप आने शुरू हो जाते हैं, जिससे वो जो वोल्केनो के दरार थे वो और बड़े हो जाते हैं, मैग्मा चेम्बर्स, जिससे और ज़्यादा लावा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और ये लावा किसी के लिए अच्छा तो है नहीं। इसके साथ साथ इसका धुआं जो ऊपर जा रहा है, इसमें ऐड हो जाता है एस्टेरॉइड वाला धुआं, जो एस्टेरॉइड की वजह से जो इतना क्लाउड बना, जो धुआं बना, गुबार बना, ये सारा ऐड होकर एक बहुत ही मोटे सघन बादल की तरह धरती पे छा जाता है, जो कि 1-2 साल नहीं, दसियों हजारों सालों तक, 10,000 साल माना जाता है, वो रहता है। अब उससे क्या क्या घटनाएं, क्योंकि ये एक बार में नहीं हुआ, जैसे मैम बता रहे हैं कि कोई डायनासोर खाना खा रहे थे और एस्टेरॉइड आके उनके ऊपर गिर गया, ऐसा नहीं था। तो हुआ ये जो फिनोमेना भी हमने बताया कि 10,000 साल तक सनलाइट नहीं मिल रही थी, इसकी वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ, जो मैम भी बता रहे हैं। तो जैसे 10,000 साल तक सनलाइट नहीं थी तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस गोज फॉर अ टॉस। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट लाइफ पेरिश हो जाएगी। प्लांट लाइफ नहीं रही थी तो हर्बीवोर का खाना गया, वो क्या खाता, तो वो स्टार्वेशन से थोड़े बहुत जो प्राणी थे वो मर गए, तो कार्निवोर का खाना गया। तो इट वाज चेन रिएक्शन, नॉट हैपेंड इन 1 day or 1 year or 5 years, it took millions of years for it, but these were the triggering points. उसके अलावा acidic rain, waters got contaminated, noxious gaseous fumes in the atmosphere. तो ये करोड़ों साल लगे, लेकिन
ये दो हाइपोथेसिस है जो अब द साइंटिस्ट पोस्टुलेट दैट दीज आर द मेन कल्प्रिट्स, मेन रीजंस हाउ द 80% ऑफ द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दिस अर्थ पेरिश्ड। तो हमारे दिमाग में जो पहले से बनी इमेज है वो कुछ ऐसी है कि एक दिन में ही सब सफाया हो गया होगा, एस्टेरॉयड गिरा, भूकंप, सुनामी जो आना था आया, पूरे ग्रह पे उसका प्रभाव पड़ा और सारे डायनासोर सेकंड्स में ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं है। जैसा मैम ने बताया उससे ये समझ आता है कि ये हज़ारों लाखों सालों तक चलता रहा, धीरे 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 धीरे। और ज़रूरी नहीं कि एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से ही डायनासोर्स मरे या उस समय के सारे जीव मरे। ये सीधी सी बात है, ना उनको खाना मिल रहा, ना पानी मिल रहा, तो वो जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं, जो हमको चाहिए पर्यावरण, वो ख़राब होता जा रहा है। तो सीधी सी बात है, इस स्थिति में मुझे लगता है लगभग सारा जीवन ही ख़त्म हो गया होगा, कुछ को छोड़ के, जिनमें हम भी थे। तो हम बहुत ही लकी हैं इस मामले में। पर फिर मैम आप बताएं, हम क्या हम कर उस रहे थे वक्त उस टाइम नहीं पे? थे। Humans हमारे never हमारे coexisted हमारे with पूर्वज, dinosaurs. मैं वही जानना चाह रहा था कि हम कहाँ थे उस वक्त, हम तो we were not even there. We didn't तो फिर exist. हम कैसे बच गए मैम? We were not even there. तो उस टाइम अगर पूरी जिंदगी खत्म हो गई? नहीं, so वही होता है, life has a way of bouncing back. ओके, So humans तो थे ही नहीं, they did not coexist with dinosaurs. Humans to have come much later. तो in हम the, उस वक्त नहीं थे। नहीं. तो उस वक्त हमारे वो मैमल पूर्वज थे, बच गए शायद थोड़ी बहुत I don't तरीके think से। apes भी थे। हाँ, एप्स भी शायद ना हो। एप्स मतलब जो वानर होते हैं हमारे, चिंपैंजी और ओरंगुटैन, हमारे पूर्वज। गोरिल्लास, जो हमारे सीधे पूर्वज हैं, वो भी शायद उस वक्त तक नहीं बने थे। ये उनके भी पहले की कहानी है। तो हो सकता है उस वक्त जो थोड़े बहुत स्तनपाई बच गए, मैमल्स बच गए, उनके बाद फिर इवोल्यूशन की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। पर इस तरह के शायद 5 एक्सटिंक्शंस हो सके देखिए, जैसे जियोलॉजिकल जो हमारा क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक चार्ट है, उसमें वेरियस पीरियड्स है विच आर डिवाइडेड, सब डिवाइडेड एंड ऑल। तो कहा जाता है कि हर एक पीरियड में एक एक्सटिंक्शन हुआ था। तो यस, आई थिंक मेजर 5 to 7 एक्सटिंक्शंस है। तो ये जो है वो सेकंड मोस्ट फिरोशियस या सेकंड मोस्ट वर्स्ट सिनेरियो है, जिसमें 80% ऑफ द फ्लोरा एंड फौना हैज पेरिश्ड। मतलब ना सिर्फ जीव, मतलब जंतु ही नहीं, पेड़ पौधों के साथ भी यही हुआ। तो ये कहानी अपने आप में बड़ी मार्मिक लगती है कि एक प्रजाति जिसने करोड़ों साल तक धरती पे राज किया, पूरी धरती पे वो घूमे और इवन अंटार्कटिका में भी पाए गए। यस, वो मतलब पूरी धरती इनके कब्जे में हुआ करती थी और इतने बड़े और ताकतवर हुआ करते थे। जैसा मैम बताती हैं, एक डायनासोर था जो 6 माले जितना ऊंचा था। आप सोच के देखिए वो कितना बड़ा हो सकता है। 6 माले जितना ऊंचा था और इतना बड़ा था, उसकी गर्दन बहुत ही लंबी, 6 स्कूल बस जितना वो लंबा चौड़ा हुआ करता था। जिसका दिल इतना बड़ा और इम्पोर्टेंट था, इतना एफिशिएंट था कि 90 लीटर खून 1 मिनट में पंप किया करता था वो। ऐसे बड़े जानवर ख़त्म हो चुके, इसलिए उनके बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम, जैसा मैंने शुरू में बताया, हम अपने अतीत पे अगर ध्यान दें तो हम अपने वर्तमान का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं और तब हम समझ सकते हैं कि हम अपना भविष्य कैसे बना सकें। भविष्य की चिंता सबको होती है मैम। तो जब हम विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो सबसे ज़्यादा उसकी चिंता कर रहे होते हैं। अभी अगर हमारी ऑडियंस में कोई ऐसे विद्यार्थी हों जो इसको देखें और सोचें आपकी कहानी सुनने के बाद कि आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और उनको अगर मौका मिलता है आपकी फील्ड में आगे जाके करियर बनाने का, भविष्य बनाने का, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या टिप्स हैं, कैसे वो आगे जा सकते हैं उसमें? देखिए, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहती, लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है पेलियोंटोलॉजी जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आज के समय में इसका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। एक बात ज़रूर है कि इंडिया हैज़ अ लॉट टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ पेलियोंटोलॉजी, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। और मैं जो कर रही हूँ इतने सालों से, मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर इफ़ नॉट ऑल बट कुछ बच्चे इस फील्ड में जाए। बट ये भी एक बहुत दुख की बात है कि ये एक लुक्रेटिव करियर नहीं है, इसमें आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और वो भी है कि आपको इसका एक्सप्लोरेशन आप नहीं कर पाते। सबसे पहला डिग्रीज ही नहीं मिलती। देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ विच प्रॉबली आर कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़ फॉर जियोलॉजी एंड ऑल, बट दे डोंट हैव अ डिग्री इन पेलियोंटोलॉजी on its own. You may take a semester or 2, but they don't have a degree. तो मैं जब कॉलेजेस में जाती हूँ, जैसे आई गो टू जियोलॉजी कॉलेज एंड आई टेल देम कि प्लीज़ इंक्लूड इट, बिकॉज चलिए जो मेरे सीनियर जनरेशन है उसमें काफ़ी पेलियोंटोलॉजिस्ट थे, जैसे डॉक्टर अशोक सानी है, सुरेश श्रीवास्तव है, डॉक्टर चैटर्जी, रुद्रा एंड ऑल। वो सब सीनियर्स हैं, दे हैव ईदर रिटायर्ड और पास्ड अवे। मेरे जनरेशन में आई डोंट थिंक देयर इज़ हार्डली एनी वन, दे मे बी अ फ्यू, but then those are geologists, they have not specialized in paleontology,
or even if they are, then they are doing some other work, because as I said, India में it's not a lucrative career. अब जो उम्मीदें हैं वो हमारे से छोटे बच्चों से है, जो आज हर कोई दूसरा तीसरा बच्चा जो मेरे पास आता है फॉर अ टूर और गाइडेंस, उसको पेलियोंथोलॉजिस्ट बनना है. तो मेरी तो सब उम्मीदें उसी पे टिकी हुई है. बट यहाँ पे ये भी एक बड़े दुख की बात है कि ये लोग सब अपना डिग्री लेने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं. So most of my students are pursuing a degree abroad. जैसे one of my most the student that one I'm very proud of is right now pursuing his PhD in Australia. Another one is studying in United Kingdom. So these are my students, and there are a couple of others also in Dubai and all. So for me ये एक future है मेरे इंडिया के paleontological history का. बहुत बढ़िया. तो मैं इसको फिर भी एक पॉजिटिव अप्रोच में देखना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया इंडिया हैज़ लॉट टू ऑफर इन पेलियोंटोलॉजी, तो फिलहाल मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है. अब हमारी सरकार, हमारे लोग, हम सबकी कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए. आई लाइक टू जस्ट बट इन हियर, हम चाहते हैं कि जियोलॉजी एक सब्जेक्ट की तरह इंक्लूड किया जाए इन स्कूल करिकुलम इटसेल्फ, ताकि उसी स्टेज पे, उसी फेज पे बच्चों में एक इंटरेस्ट पैदा हो कि फिर वो जाने पहचाने. जैसे अब मैं जैसे ये कॉलेज में मैंने लेक्चर किया तो इतनी स्कूल्स आई, इतनी यूनिवर्सिटीज़ आई, तो उनमें वो इंटरेस्ट रहा, वो 1 घंटा बैठे रहे और उनके क्वेश्चंस थे. तो ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है. इवन इफ़ यू लाइक मेक इट, आई फील, अ साइड करियर और एज एन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू हेल्प not me directly but indirectly in trying to preserve, trying to protect, then too it matters a big deal. Exactly. तो जैसा मैं कह रहा था, ये हमारा कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए कि हम स्कूल करिकुलम में, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी के करिकुलम में पेलियोंटोलॉजी को प्रोमिनेंटली जगह दें और लोगों को इसमें करियर बनाने का अवसर दें. वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश या पूरा भारत एक खुला मैदान है. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ हद तक तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी, ये सब राज्य हॉटस्पॉट्स हैं फॉसिल्स के लिए, डायनासोर फॉसिल्स के लिए, या फॉर दैट मैटर किसी भी तरह की पेलियोंटोलॉजी या जीएसआई के काम के लिए, अगर जियोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है तो. पर अगेन बहुत कम चांसेस मिल रहे हैं लोगों को, और हम चाहेंगे कि इसमें लोगों के पास अवसर आते रहें. मैम, एक ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ मुझे जाननी थी. अगर मान लेते हैं कि बच्चों के पास या किसी के पास, जैसे आपने एज अ हॉबी शुरुआत की थी, तो अगर कोई प्राइवेटली इस तरह को पर्सनली इस काम को करना चाहे, उसके लिए क्या अवसर है, क्या कर सकता है वो, या आप सजेस्ट करेंगे भी कि करना चाहिए? नहीं, ऑनेस्टली मैं तो नहीं कहूँगी कि आप करें, बिकॉज उसमें आपको पैशन होना चाहिए. ऐसे नहीं कि ये 1 दिन का इंटरेस्ट है या 1 महीने का इंटरेस्ट है. आज आपने अंडा ढूंढ लिया, रख लिया, और देखो तो कुछ दिन के बाद you don't even know where it is. So until unless you are not passionate about it, and then I think you shouldn't follow it. तो जाते जाते एक मैसेज हो जाए आपकी तरफ से उनके लिए जिनको शायद इन अंडों का या इतिहास का महत्व शायद समझ ना आ रहा हो, जिनको लग रहा है ठीक है अभी भी ये पत्थर ही है. देखिए, मैंने जब हमेशा बोलती हूँ, शुरुआत में भी बोली, इंडिया हैज़ अ लॉट टू ऑफर. हम लोगों को पता नहीं है. तो वही है, जैसे मोदी जी भी बोलते हैं कि इंडिया में ही घूमो, इंडिया में ही देखो, बहुत कुछ है. कोने कोने पे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा. अब जैसे पेलियोंटोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे पत्थर में आपको एक अंडा दिखाई देगा. तो जैसे बताया, तो ज़्यादातर मेरे टूरिस्ट भी जो होते हैं वो कहते हैं हम अब ढूंढेंगे फॉसिल्स, अब हम ढूंढें. तो वही होता है कि जब वो कहीं और भी जाते हैं अपने हॉलीडेज़ के लिए, तो वो वहाँ पे भी पत्थर में ढूंढते हैं कि कहीं हमको यहाँ कुछ फॉसिल वॉसिल नहीं मिल जाए. तो बस मेरा यही एक, आई एम नॉट अ बिग पर्सन टू गिव मैसेजेस और ज्ञान नहीं देती, बट यही है कि सबसे पहला मुझे तो यही बोलते हैं कि द काइंड ऑफ फैमिली दैट आई केम फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली. मुझे बहुत हर्डल्स फेस किए मैंने, not from the family itself but even from villagers and even from a lot of other people, but I think I was a very determined girl. And मेरा एक motto है, nothing is impossible in life and follow your passion. मेरा passion था, मैं एक English literature की student हूँ. मैंने BA किया, MA किया, रोमियो जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर, होमर पढ़ा. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मेरी लाइफ में 360 डिग्री टर्न लिया और मैं पेलियोंटोलॉजी में आ गई. 30 साल का एक्सपीरियंस है, एक एमेच्योर पेलियोंटोलॉजिस्ट हूँ. और मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है. तो वही है कि बिकॉज़ ये मेरा पैशन था
मैंने इसको बहुत ही शिद्दत से इसको परस्यू किया और आज मैंने डायनासोर्स को, प्री हिस्टोरिक को पॉपुलर किया है कि लाइक आई वांट पीपल टू अप्रिशिएट इट। बहुत बहुत थैंक यू मैम। तो बात इतनी सी है कि अगर आप मध्य भारत में हैं या मध्य भारत घूम रहे हैं और प्रिसाइजली अगर गुजरात में हैं और बालासिनोर के पास हैं, तो आप ज़रूर एक बार जीवन में बालासिनोर ज़रूर जाएं, एक्सकेवेशन साइट्स देखें और हो सके तो इंडिया का एक एकलौता जुरासिक पार्क वहाँ बना हुआ है, वो जगह ज़रूर जाकर देखें। वहाँ मिलेंगी आपको प्रिंसेस डायनासोर जो पर्सनली आपको बताएंगी कौन सा डायनासोर क्या खाता था। और अगर आप मध्य भारत में हैं तो आप खुद भी अपनी तरफ से अपने आसपास के इलाकों में घूमिए, देखिए इतिहास के कौन से हीरे मोती इस देश की धरती में गड़े हुए हैं, उन्हें निकालिए और दुनिया के मानचित्र में भारत के साथ अपनी जगह बनाएं। आईसेक के स्टूडियो से मैं संदीप प्रिंसेस आलिया सुल्ताना बाबी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं इस शो में आने के लिए, इसे देखने के लिए। मिलते हैं आगे किसी और बड़ी हस्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।